गाइज वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएस अड्डा के पॉलिटिक्स सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्टेट के लेजिस्लेचर को और उसमें देखने का प्रयत्न किया था कि किस तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन करती है, उसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, मैक्सिमम सीटों की संख्या क्या होती है, मिनिमम सीटों की संख्या क्या होती है। इसके अलावे अपवाद में कौन कौन है, किस तरह से लोग चुने जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव किस तरह से होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह को लोगों को चुना जाता है। किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन करने में पार्लियामेंट की क्या भूमिका होती है, स्टेट की क्या भूमिका होती है, कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सभी को मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। जो कोई भी लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है पॉलिटिक्स सेक्शन के अंतर्गत। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं चीफ मिनिस्टर को। इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, किस तरह से मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, उनकी क्या पोजीशन होती है, उनके ओथ, टर्म, सैलरी, पावर और फंक्शन ऑफ सीएम भी हम देखेंगे। इसके अलावे मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं ये भी देखेंगे और लास्ट में हम एक सिनॉप्सिस देखेंगे। पूरे जो टॉपिक है, पूरे चैप्टर का एक समरी लास्ट में मैं कवर करूंगा और ये अब से प्रत्येक वीडियो में होगा। लास्ट में आपको एक समरी दिया जाएगा जिससे पूरे वीडियो का उसमें निचोड़ रहेगा। तो चलिए बने रहे वीडियो का अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये तो आप जानते हैं। मेंस के लिए हमने राज्यपाल कवर किया था, लेकिन फिर भी हम लक्ष्मीकांत से राज्यपाल को फिर कवर करेंगे और उसमें पूरी डिटेल में देखेंगे कि राज्यपाल के क्या प्रोविजन होते हैं। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो जिनको मालूम है वो अच्छी बात है और जिनको नहीं मालूम है वो देख लीजिए कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। जबकि मुख्यमंत्री क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब एक नाम मात्र का जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं और एक जो रियल में उसको काम करते हैं। तो रियल वाले कौन है, सीएम, लेकिन नॉमिनल वाले कौन है, गवर्नर। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करेगा तो गवर्नर का नाम आएगा, वहीं अगर रियल एग्जीक्यूटिव की बात होगी तो सीएम की बात होगी। लेकिन यह भी है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ वही कहा गया है कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य का तो मुखिया होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, ठीक उसी तरह से राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री की पोजीशन होती है। तो आपने अभी तक देखा कि मुख्यमंत्री की क्या पोजीशन होती है स्टेट में। अब आइए देख लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति को। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं किया गया था, लेकिन एक अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 164, उसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा कहने का मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उठा के एक राज्य का मुख्यमंत्री बना देगा। संसदीय व्यवस्था के अनुसार जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी बहुमत वाले पार्टी के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि हंग असेंबली का केस हो जाता है। हंग असेंबली कहने का मतलब किसी भी पार्टी को, ठीक है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होना। तो इस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार उस पार्टी को न्योता देंगे जिसकी सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, तो उसको बहुमत साबित करने के लिए समय देगा, अर्थात उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत जो है प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार जो सबसे बड़ा दल होता है उसको 1 महीने का समय देते हैं और उसको यह बोलते हैं कि आप आके सदन में अपना विश्वास मत पेश कीजिए। तो ये याद रखिएगा एक तो कि अगर किसी भी स्थिति में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो कितने दिन का समय दिया जाता है, तो 1 महीने का अर्थात 1 मंथ का उसको समय दिया जाता है।
विश्वास मत पेश करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है कि एक चीज़ और आपको जो यहाँ जानना है वो ये कि क्या राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बना सकते हैं जिसकी चुनाव अर्थात जो चुनाव प्रक्रिया से होकर नहीं आया है? तो उसका आंसर है हाँ, ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। राज्य विधानमंडल कहने का मतलब होता है कि ना तो वो राज्य विधानसभा का है, और अगर वो बाईकैमरल स्टेट है, सपोज दैट बिहार का केस लीजिएगा तो यहाँ क्या है, बाईकैमरल है। तो विधानमंडल में यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, तो विधान परिषद और विधानसभा किसी का भी सदस्य नहीं है। तो ऐसे भी व्यक्ति को राज्यपाल उसको सीएम नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए नियुक्ति किया जा सकता है। उसके बाद उसको चुन के आना आवश्यक है, अदरवाइज उसको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यही इसी बात की चर्चा यहाँ किया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, और ऐसा ना होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो सकता है। इसी बात की चर्चा यहाँ किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब आती है बात उसके शपथ का, कार्यकाल का एवं वेतन का। अब शपथ, कार्यकाल और वेतन की अगर हम बात करें तो इसके शपथ में क्या होता है, मुख्यमंत्री के शपथ की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे वो इस तरीके से पद लेते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, वह अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ये सारे चीज़ों का वो शपथ लेते हैं। इसे मालूम होना चाहिए, कई बार ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के द्वारा, जहां पर शपथ दे दिया गया है कि ये किस तरह का शपथ लेते हैं। तो अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि इसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। तो ये तो था उनके ओथ। और अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि मुख्यमंत्री का जो कार्य, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री का ओथ होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या निश्चित होता है, एक टर्म आपको मैंने बताया था कि हम यह भी देखेंगे कि उनके टर्म्स क्या है। तो आपने तो ओथ देख लिया कि मुख्यमंत्री का जो ओथ होता है राज्यपाल के द्वारा होता है या उनके द्वारा नियुक्त किए गए। यहाँ एक चीज़ और है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के द्वारा भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री का क्या कार्यकाल निश्चित होता है, एक सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है कहने का तात्पर्य यही होता है कि जब तक उसको विधानसभा में, अगर यूनिकैमरल है तो राज्य के विधानसभा में जब तक, अर्थात विधानमंडल की हम बात करें तो जब तक उसको बहुमत प्राप्त है, जब तक उसको पार्टी का बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अर्थात उसका जो पद है, मुख्यमंत्री का जो पद है वो राज्यपाल के प्लीजर पर निर्भर करता है, राइट। आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो राज्यपाल के प्लीजर पर निर्भर रहता है, अर्थात परिषद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को कभी भी हटा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक मुख्यमंत्री अर्थात चुने हुए मुख्यमंत्री को कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं। जब तक कि उसके पास बहुमत है, विश्वास है, तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है, राइट। जब तक वह विश्वास खो नहीं देता है तो उसको नहीं हटाया जा। हाँ, लेकिन अगर वह विश्वास खो देते हैं तो उनको स्वयं रेजिग्नेशन देना चाहिए, अदरवाइज राज्यपाल उसे क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। हालांकि जनरली क्या होता है कि किसी भी स्टेट का जो असेंबली होता है उसका नॉर्मल कार्यकाल 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है।
जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली जो स्टेट का होता है उसका कार्यकाल जनरली 5 ईयर होता है, लेकिन सीएम का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम उसके वेतन और भत्तों की बात करें तो इसका वेतन और भत्ता जो होता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो तय करने का जो सीमा है वो कौन करता है? राज्य का विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राज्य का विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसके व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा व चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा कि इसका डिसीजन किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण जो है राज्य का विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। राइट, क्वेश्चन यहाँ से उठा ले सकता है कि मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण क्या संसद करती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है या राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के। तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, एक तो इसके कार्य को हम देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वो मुखिया होता है, तो उसकी कुछ शक्तियां भी होंगी। तो राज्यपाल, यहाँ देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिशें खुद मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, नहीं, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे जिसकी सिफारिश चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कहता है कि वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? चीफ मिनिस्टर के बारे में। वो चाहे तो मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल कर सकते हैं। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसको बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडीशन में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री के पास यह पावर होता है कि वह बोले उसको कि रिजाइन कर दो, या राज्यपाल को बोल के उससे बर्खास्त करवा सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है, यानी जब भी मंत्रिपरिषद का बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वह सभी मंत्रियों को क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं। वह अपने कार्यों से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मुख्यमंत्री, ठीक है, वह अपने कार्यों से त्याग देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसका इस्तीफे या मौत के कारण, एक चीज ध्यान दीजिए, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एक चीज क्या है यहाँ पर, वह अपने कार्य से त्यागपत्र अगर दे दिया जाता है, देते हैं, तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह उस मंत्रिपरिषद का नेता होते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसीलिए उनके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाता है। किसकी चर्चा किया जा रहा है? मंत्रिपरिषद की चर्चा किया जा रहा है। यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर सकता है या नहीं भर सकता है। दो कंडीशन यहाँ चर्चा की जा रही है। एक कंडीशन तो यह है कि मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व कब हो जाएगा? जब मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दे या उसकी मौत हो जाए। लेकिन अगर किसी मंत्री की त्याग दे देता है या मौत हो जाता है तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री चाहे तो उसके पद को भर भी सकता है, मुख्यमंत्री चाहे तो उसके पद को नहीं भर सकता है। अब आइए राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है। तो राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो संवाद का एक मुख्य तंत्र है, अर्थात कड़ी का काम करते हैं। इस स्थिति में मुख्यमंत्री के पास कुछ कर्तव्य होते हैं। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं से संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संतुति करते हैं, अर्थात जो भी कार्य होता है राज्यपाल को वो बताते हैं। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे दे सकते हैं, अर्थात राज्यपाल को कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो मुख्यमंत्री प्रोवाइड करेगा। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु
मंत्रिपरिषद के ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किया जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। कौन? मुख्यमंत्री। तो ये तो थे कि मुख्यमंत्री के जो कुछ शक्तियाँ। इसके अलावे राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे लाइक महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। तो इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। राज्यपाल के महत्वपूर्ण अधिकारियों लाइक महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, उसके सदस्य या राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देता है मुख्यमंत्री। चलिए, राज्य विधानमंडल के संबंध में उनकी क्या शक्तियां हैं? वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। तो आपको जब आप राज्यपाल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राज्यपाल के पास एक पावर होता है जिसके कारण वो सत्र को बुला सकते हैं और सत्र को स्थगित कर सकते हैं। तो ऐसा करने का सलाह राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है। अर्थात मुख्यमंत्री यदि चाहे तो राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा सभा पटल पर सरकारी जितनी भी नीतियां होता है उसकी घोषणा की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी हैं उनके पास, उसको देख लेते हैं। अन्य शक्तियां में क्या है? वह राज्य योजना बोर्ड अर्थात प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य के योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो जो रीजनल प्लानिंग होता है उसके जो एक तो राज्य के जो योजना बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावे आप देखेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, यहाँ देखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है और इन दोनों परिषदों की अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों का जो अध्यक्षता होता है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, और इसके सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ देखा कि ही एक्ट एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। तो जो इसके उपाध्यक्ष जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन के रूप में काम करता है, नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है। ही एक्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जोनल काउंसिल। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय परिषद, जो क्षेत्रीय परिषद है, जोनल काउंसिल है, उसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रोटेशन पर काम करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जोनल काउंसिल में जो एक मान लेते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल, तो अगर बिहार ईस्टर्न जोनल काउंसिल में पड़ता है या कोई भी स्टेट किसी जोनल काउंसिल पार्टिकुलर जोनल काउंसिल में पड़ता है तो उसके जो रोटेशन के आधार पर वाइस प्रेसिडेंट होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री। इन द सेम वे अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं और इन दोनों परिषदों का सदस्य होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। याद रहेगा, ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक भी होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखता है उनको शक्तियां के बारे में। अब आइए इसके हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल के साथ उनके क्या संबंध होते हैं उसको देख लेते हैं। अब संविधान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संबंधों को निम्नलिखित उपबंध है, लाइक अनुच्छेद 163। अब यहाँ कुछ अनुच्छेद है जिसको बारे में विशेष चर्चा किया गया है, उसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये कि अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान के द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित होता है कि वह अपने कृत्यों या उससे किसी को भी अपनी विवेका अनुसार कर उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इन लेमन लैंग्वेज आप बस इतना ध्यान दीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 में बस इतना ही बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद जो होगा मुख्यमंत्री के साथ, वह किसके लिए बनाया गया है? राज्यपाल को मदद करने के लिए, ठीक है। तो एक मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 163 को बस इस तरह से याद कीजिएगा कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है और यह राज्यपाल को मदद करने के लिए बनाया जाता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 164 क्या कहेगा?
अनुच्छेद 164 में कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करेंगे। याद रहेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। फिर कहते हैं कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल का प्लीजर रहेगा तभी तक वह अपना पद धारण कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह अर्थात राज्यपाल कभी भी उसको हटा सकता है, जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वह उस राज्य का मुख्यमंत्री बना रहेगा। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य के विधानसभा के प्रति होगी। तो ये क्वेश्चन बनता है आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? क्या राज्यपाल के प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है, विधानसभा अध्यक्ष के प्रति होता है या विधानसभा के प्रति होता है? तो किसके प्रति होता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार? राज्य के विधानसभा के प्रति। अगला है अनुच्छेद 167। तो अनुच्छेद 167 में क्या चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 167 में कुछ नहीं है, बस ड्यूटी ऑफ सीएम है। सीएम के जो मुख्य कार्य होते हैं उसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 167 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको जानना चाहिए। तो अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसके समरी को और देखने का प्रयत्न करते हैं कि इस पूरे चैप्टर को किस तरीके से 2 मिनट के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। आइए तो चलिए अब हम सिनॉप्सिस अर्थात समरी देख लेते हैं कि किस तरह से पूरे चैप्टर को आप 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं मेन पॉइंट को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस तरह के टॉपिक पढ़ रहे हों लाइक सीएम, पीएम, राज्यपाल, राष्ट्रपति, तो अपने आप को उसकी जगह पर रखिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को उस जगह पर रखिए और फिर इवेल्युएट कीजिए चीज़ों को कि किस तरीके से हमारे पास पावर है और क्या क्या हम हो सकते हैं। तो मान लेते हैं अब हमने एज्यूम कर लिया कि आप एक सीएम हैं, ठीक है, आपको मैंने सीएम एज्यूम कर लिया। तो अब आप क्या होगे? राज्य का, ठीक है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखिए। तो सीएम को हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और एक व्यक्ति को गवर्नर बना लीजिए। तो गवर्नर क्या है? नॉमिनल, नाम मात्र का है। दूसरा जो व्यक्ति जो गवर्नर बना है वह नाम मात्र का है, उसके पास उतना पावर नहीं है जितना पावर आपके पास है। पावर कहने का मतलब कार्य करने की असीमित शक्तियां आप में निहित होती है। यानी मुख्यमंत्री जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। और गवर्नर क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि सीएम क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। और राज्य का मुखिया कौन होता है? गवर्नर। क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठा सकता है। उसके अलावे चीफ मिनिस्टर का पोजीशन राज्य में ठीक उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से केंद्र में पीएम का होता है। उसके बाद आपने चर्चा किया था आर्टिकल 164 का। तो आर्टिकल 164 में क्या है? आर्टिकल 164 में ये क्या है कि इट सेज कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सीएम किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर के द्वारा। यानी आपकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। और गवर्नर जो होता है, यानी अब आपकी जो नियुक्ति होता है, आप क्या हैं? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी हैं। आपकी पार्टी जीत कर आई है और आप उसके नेता हैं, इसीलिए आपको गवर्नर एज ए सीएम नियुक्त कर रहे हैं, राइट। चलिए आप अपने आप को बस एज्यूम करिए सीएम, तो सारी चीज़ें बस 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। अब मान लेते हैं ये आप हैं एंड इफ़ यू आर नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का आप मेंबर नहीं है, तब इस कंडीशन में आपको कितने दिनों के लिए सीएम बनाया जा सकता है? आपको 6 महीने के लिए सीएम बनाया जा सकता है। इस 6 महीने के अंदर आपको किसी भी सीट से चुनकर आना जरूरी है। अगर आप नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपको बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, अन्यथा आपको खुद रेजिग्नेशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जाएगा। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अगर आप मेंबर नहीं हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानमंडल का आप मेंबर नहीं हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अदरवाइज आपको चुन के आना पड़ेगा, और नहीं आते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए या राज्यपाल खुद आपको हटा देगा। अब आपको ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ, सीएम को ओथ गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और उसके टर्म्स क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं। और इनका जो पद होता है प्लीजर ऑफ गवर्नर होता है, यानी आपका पद जो होगा
वो प्लीजर ऑफ गवर्नर पर निर्भर करेगा, उनके प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा। सैलरी एंड अलाउंसेस जो होता है स्टेट का लेजिस्लेचर के द्वारा तय किया जाता है, राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है मुख्यमंत्री का सैलरी और उसके अलाउंसेस को। पावर एंड फंक्शन की हम बात करें तो हमने देखा था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके कुछ पावर्स को देखे थे, इन रिलेशन टू गवर्नर हमने देखा था और उसके बाद इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेटिव हमने देखा था। उसके बाद कुछ अन्य शक्तियाँ भी देखे थे, उसके अन्य पावर और फंक्शन भी हमने देखा था। फिर हमने कुछ संबंधित आर्टिकल भी देखे थे संविधान के, वो कौन कौन था? आर्टिकल 163 जिसमें यह कहा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जो है वो इसको मदद करेगा, गवर्नर को मदद करेगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर को मदद करने के लिए बनाया जाता है। आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 164 में कहा गया है कि सीएम की जो अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर के द्वारा होगी, यानी आपकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। एंड यू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्य के विधान सभा के प्रति वह जवाबदेह होंगे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति आप जवाबदेह होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति आप जवाबदेह होंगे, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है स्टेट में, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट ऑफ काउंसिल, नहीं। आर्टिकल 167 में क्या कहा गया है? ड्यूटी ऑफ सीएम की चर्चा किया गया कि सीएम का क्या क्या कर्तव्य होगा, उसकी चर्चा आर्टिकल 167 में। तो ये तो था आज का समरी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।